Hello students, in today's lecture we are going to discuss about the basic things of accounting, which is basic elements of accounting and basic terminology. Now let's start with the basic elements of accounting, which is assets and liabilities. First is assets. What is mean by assets? The things and properties possessed by the business are called assets. द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ जो भी प्रॉपर्टीज़ और जो भी थिंग्स है वो क्या करता है बिजनेस, परचेस्ट किया हुआ है बिजनेस ने, जो भी प्रोप्राइटर है बिजनेस का उसने जो भी प्रॉपर्टीज़ को परचेस्ट किया हुआ है, मतलब उसकी ओनरशिप है, उसके ओनरशिप में वो प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज असेट्स, सच एज कैश अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर, सप्लाइज, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी. तो असेट्स में क्या क्या आएगा, आपके बिजनेस में क्या क्या रहता है. सपोज आपका बिजनेस है, उसमें आप क्या क्या रखोगे, आपके पास बिजनेस चलाने के लिए क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, मीन्स कैश होना चाहिए. देन अकाउंट रिसीवेबल्स, फर्नीचर होना चाहिए वहाँ पे, देन सप्लाइज, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, मशीनरीज होनी चाहिए वहाँ पे, एंड बिल्डिंग. तो आपको असेट्स का मीनिंग क्लियर है, व्हाट इज मीन बाय असेट्स. देन assets can be subdivided into four types of assets, that is first is current assets, then second is non current assets, third is fixed or plant assets, and last one is the intangible assets. The first is the current assets. Current assets which are either cash or easily convertible into cash. करंट असेट कैसे रहते हैं, उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इजीली. ओके, फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल एंड मर्चेंटाइज. ओके, तो उसमें क्या क्या आता है करंट असेट्स में. एक तो आएगा कैश इन हैंड, आपके पास हैंड में कैश है, आपके पास कैश अवेलेबल है, मीन्स कैश इन हैंड. देन कैश एट बैंक, आपका बैंक बैलेंस है. देन अकाउंट रिसीवेबल्स, नोट्स रिसीवेबल एंड मर्चेंटाइज. तो ये क्या होता है, करंट असेट्स है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश. देन नॉन करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स, दीज आर assets that are acquired with a view to hold them and earn income other than business income. For example, investments, shares of other companies and government securities. अभी नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस भी है और उससे बिजनेस से भी आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, पर आपको और प्रॉफिट चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, आपको इनकम चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है, अदर कंपनीज़ में भी आपके शेयर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उससे भी आपको क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या हुआ, नॉन करंट असेट हुआ. ओके, जो भी जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं आपने, शेयर ऑफ अदर कंपनीज है, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपने क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो क्या रहता है, नॉन करंट असेट्स. देन फिक्स्ड और प्लांट असेट्स. दीज असेट्स आर एक्वायर्ड टू रिटेन एंड यूज इन बिजनेस ऑपरेशन. वो असेट्स हम क्या करते हैं, बिजनेस ऑपरेशन में हमें उसको यूज़ करना होता है, हम उसको यूज़ करते हैं, एक्वायर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड प्लांट मोटर व्हीकल्स. तो ये क्या है, फिक्स्ड और प्लांट असेट्स है, जो कि हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं. लैंड आता है, उसमें बिल्डिंग आता है. लैंड बिल्डिंग हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं. देन मशीनरी आती है, बिजनेस अगर है तो वहाँ पे मशीनरी भी होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए. देन प्लांट एंड मोटर व्हीकल्स, अगर आपको प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको गुड्स भी सेल करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ व्हीकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, प्लांट्स और फिक्स असेट्स बोलते हैं उसको.
Then intangible assets. Intangible assets, these assets though not physically touchable but still valuable for business enterprise. वो असेट्स कैसे कैसे रहती है इंटेंजिबल असेट्स, हम उसको टच नहीं कर सकते, वो दिखती नहीं है फिजिकली, वो प्रेजेंस में नहीं रहते, प्रेजेंट नहीं रहते आपके बिजनेस में, पर बट स्टिल वैल्यूएबल फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। फिर भी वो कैसे रहते हैं, वैल्यूएबल रहते हैं आपके बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए। फॉर एग्जांपल गुडविल, आपकी कंपनी की गुडविल है, वो क्या है, इनटेंजिबल असेट्स है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इज द लाइबिलिटीज. It may be of the two types. First is the short term liabilities and second is the long term liabilities. Liabilities, there are the debts due by a business to its proprietor and others are called liabilities, or it is the claims of the outsiders against the assets of the business. इसमें आता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, द लाइबिलिटीज विच आर पेएबल इन नियर फ्यूचर डेट विद इन 1 year आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. आप क्या कर रहे हो, आपने लाइबिलिटीज किए हुए, खर्चे किए हुए, एक्सपेंसेस किए हुए आपके बिजनेस में, वो पेएबल इन नियर फ्यूचर डेट, मतलब आपको फ्यूचर में आपको कौन से पीरियड में उसका पेमेंट करना है, विद इन 1 year. जितने भी आपके लाइबिलिटीज़ है किए हुए, उनका आपको पेमेंट कितने पीरियड में करना है, टाइम पीरियड में करना है, विद इन 1 year. 1 year के अंदर आपको उसका क्या करना है, पेमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट पेएबल एंड नोट्स पेएबल. Then second is the long term liabilities. These are the loans which are raised for permanent finance of the business. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, लोन्स आते हैं जो भी आपने बिजनेस के लिए लिए हुए हैं, विच आर रेज फॉर परमानेंट फाइनेंस ऑफ बिजनेस. मतलब आपका बिजनेस के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको परमानेंट फाइनेंस, एज अ परमानेंट फाइनेंस आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसको. दिस आर पेएबल आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स. मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में हमने देखा था विद इन 1 year आपको क्या करना है, वहाँ पे पेमेंट करना है जितने भी लाइबिलिटीज़ आपने किए हुए उसका. और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या आता है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स में आप क्या कर सकते हो, उसका पेमेंट कर सकते हैं. दिस आर पेएबल आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन्स. ओके, आपने अगर बैंक लोन लिया हुआ है आपके बिजनेस के लिए, तो वो किस में जाता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में जाता है. यहाँ तक क्लियर है. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आपको शायद क्लियर होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी. उसमें आता है बिजनेस, गुड्स, परचेसेस, बहुत सारे टर्म्स है इसमें. फर्स्ट इज द बिजनेस. बिजनेस, एनी एक्टिविटी undertaken for the purpose of earning profit, such as buying and selling of merchandise or goods called merchandise concern, rendering services called service concern. Any activity undertaken for the purpose of earning profit. आप कोई भी क्या कर रहे हैं, कोई भी एक एक्टिविटी है, आप किसके लिए कर रहे हो, प्रॉफिट कमाने के लिए. पर्पज ऑफ अर्निंग, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. सच एज बाइंग एंड सेलिंग, उसमें बाइंग भी आ सकता है और सेलिंग भी आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज द गुड्स. थिंग्स बॉट बाय अ फर्म फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग आर कॉल्ड मर्चेंटाइज. फॉर एग्जाम्पल बुक सेलर सेल्स द बुक्स. अ टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूसेस क्लॉथ एंड द बुक्स एंड क्लॉथ्स आर मर्चेंटाइज. तो गुड्स क्या होता है, आप अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी कमोडिटीज़ आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं गुड्स. देन नेक्स्ट इज परचेसेस. द कॉस्ट ऑफ मर्चेंटाइज
or goods bought is called purchases. The cost of merchandise or goods bought is called purchases. And purchases may be of two types. उसमें दो types आते हैं. First is the cash purchases and second is the credit purchases. आप कोई भी गुड्स वगैरह आप क्या कर रहे हो, कमोडिटी आप बॉट कर रहे हो, बाय कर रहे हो, खरीदी कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेसेस. उसमें आता है एक तो कैश परचेसेस और सेकेंड इज द क्रेडिट परचेसेस. कैश परचेसेस व्हेन द गुड्स और मर्चेंटाइज आर परचेस्ड फॉर कैश, इट इज कॉल्ड कैश परचेसेस. ओके, जब भी आप क्या करते हो, गुड्स कैश के लिए परचेस कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश परचेसेस. और क्रेडिट परचेसेस व्हेन द गुड्स और मर्चेंटाइज आर बॉट ऑन क्रेडिट, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट परचेसेस. अगर आप क्रेडिट बेसिस पे क्या कर रहे हो, गुड्स परचेस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स परचेसेस. नेक्स्ट आता है परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न, इफ द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल and return to supplier is known as purchase return. क्या हुआ था, से सप्लायर को रिटर्न टू सप्लायर मीन्स सप्लायर को हमने क्या किया था, सप्लायर ने गुड्स सेल किया था किसी को, XYZ पर्सन है, उसको क्या किया था, गुड्स सप्लाई किया था. पर क्या हुआ, वो सैम्पल के लिए तो नहीं था, पर क्या हुआ, रिटर्न टू सप्लायर इज नोन एज परचेस रिटर्न. मीन्स वो गुड्स क्या किया, उसने रिटर्न किया सप्लायर को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, परचेस रिटर्न. और इफ़ द परचेसर इन्फॉर्म्स द सप्लायर अबाउट द डिफेक्ट एंड नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल एंड द सप्लायर एग्रीड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ सच गुड्स आर कॉल्ड एज परचेसेस अलाउंसेस. और अगर परचेसर ने क्या किया, सप्लायर को इन्फॉर्म किया कि उसमें जो भी गुड्स उसने परचेस किया हुआ है, उसमें क्या आया हुआ है, डिफेक्ट आया हुआ है, कुछ फॉल्ट है, तो सप्लायर क्या करता है, वो एग्रीड होता है कि ओके ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइस उसकी रिड्यूस कर देता हूँ, कम कर देता हूँ उस गुड्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेसेस अलाउंसेस. ओके, परचेस रिटर्न और परचेस अलाउंसेस आपको क्लियर है. देन नेक्स्ट आता है सेल. When the goods merchandise are sold out, they are called sales. Okay, जब भी गुड्स मर्चेंटाइज क्या होते, सोल्ड होते, बिक जाते हैं, सेल होते, सोल्ड होते, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्स बोलते हैं. उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सेल्स. सेल्स में भी टू टाइप्स, दैट इज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. Cash sells when merchandise or goods are sold at cash, it is called cash sales. जब गुड्स कैश के बेसिस पे कैश के बदले में क्या किया जाता है, सोल्ड किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश सेल्स. और क्रेडिट सेल्स व्हेन मर्चेंटाइज और गुड्स आर सोल्ड एट क्रेडिट बेसिस, इट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल्स रिटर्न. If the goods return back by purchaser to the seller, it is called sales return. किस केस में सेल्स रिटर्न होता है, इफ द गुड्स रिटर्न बैक बाय परचेसर, परचेसर से सेलर के पास गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न बैक हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्स रिटर्न्स. और इफ द सेलर गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेक्ट, डैमेज, सप्लाई etc. and the seller agrees to allow some rebate in price of the merchandise, it is called as sale allowances. जैसे कि हमने देखा था purchases allowances, वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, सेलर ने क्या किया, if the seller gets the information about defect, damage, supply and the seller agrees to allow some rebate in price of the merchandise. अगर कोई डिफेक्ट आता है, कोई डैमेज आता है सप्लाई में,
तो वहाँ पे सेलर क्या कर देता है, वहाँ पे कुछ प्राइस कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो रिड्यूस कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल अलाउंसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्काउंट। इट इज़ अ रिडक्शन ग्रांट और एन अलाउंस from the price of goods or any other asset purchased, sold, or from the amount payable or receivable. ओके, डिस्काउंट क्या होता है उसमें, रिडक्शन और ग्रांट और एन अलाउंस फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स और एनी अदर एसेट्स परचेस। उसमें क्या किया जाता है, कोई आप फॉर एग्जांपल आप कोई गुड्स परचेस कर रहे हो तो आपको उसमें क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ कॉस्ट डिडक्ट किया जाता है, उसमें डिडक्शन किया जाता है, कुछ रिडक्शन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। आप जाते हो कभी मार्केट में कुछ गुड्स वगैरह परचेस करते हो तो कभी आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है। आपको तो पता ही होगा व्हाट इज़ मीन बाय डिस्काउंट। Discount may be two types. First is trade discount and second is the cash discount. Trade discount, this is an allowance or reduction made from the list price of a merchandise asset at the time when it is being purchased or sold. ट्रेड डिस्काउंट कैसे होता है, एट द टाइम व्हेन इट बीइंग परचेस्ड और सोल्ड। जिस टाइम आप क्या कर रहे हो, वो गुड्स परचेस कर रहे हो, ओके, उस टाइम आपको जितना भी डिडक्शन मिलता है उसके ऊपर प्राइस उसका कम किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज द कैश डिस्काउंट। व्हेन अ पर्सन पेज हिज डेट बिफोर डेट, the receiver of cash may allow him certain amount as concession for prompt payment. अगर कोई कस्टमर प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है, ऑन डेट उसका पेमेंट कर देता है, तो वहाँ पे जो भी डिस्काउंट दिया जाता है, वहाँ पे जो भी कैश रिडक्शन किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, उसमें प्राइस रिडक्शन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। This deduction is called as cash discount. This discount will in the form of percentage, for example 2%, or in the form of net amount, for example 200। कैसा हो सकता है वो, परसेंटेज भी हो सकता है, मीन्स 2% आपको डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट, और कभी कभी वो नेट अमाउंट में भी रह सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी गुड्स के परचेसिंग पे आपको 200 रुपीज़ उसको वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ओके। देयर इज टू टाइप ऑफ कैश डिस्काउंट। एक डिस्काउंट अलाउड है और सेकेंड इज द डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड, व्हेन डिस्काउंट इज ग्रांटेड गिव टू अदर, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, दिस न्यू एज एक्सपेंस, ओके। डिस्काउंट अलाउड मीन्स डिस्काउंट ग्रांट किया जाता है किसी को, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट रिसीव्ड, व्हेन डिस्काउंट इज अर्न, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस इज न्यू एज इनकम। मतलब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, कभी फॉर एग्जांपल आपका खुद का शॉप है और आप कोई गुड्स सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो किसी कस्टमर को, यानी कि व्हेन डिस्काउंट इज ग्रांटेड और गिव टू अदर, किसी और को हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ग्रांटेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। आपने क्या किया, वहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया उस कस्टमर को। दिस न्यू एज एक्सपेंसेस, ओके, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस, उसमें एक्सपेंस में जाता है वो। और सेकेंड इज द डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी एग्जांपल देखा था, आपकी शॉप है, अभी आप क्या कर रहे हो, किसी और शॉप में जा रहे हो शॉपिंग के लिए, वहाँ पे आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ पे। व्हेन डिस्काउंट इज अर्न, जब भी डिस्काउंट अर्न होता है, मिलता है, इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। दिस न्यू एज इनकम, उसको हम बोलते हैं, वो किस में जाता है, इनकम में जाता है। यहाँ तक क्लियर है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ओनर इक्विटी। इट इज़ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द
owner of the business. This is an important financial right of the owner in the assets of the business. This right of the owner is called owner equity. कोई प्रोप्राइटर है, कोई बिजनेसमैन है, उसका क्या है, उसने क्या किया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उस बिजनेस में, तो उसको क्या बोलते हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस मीन्स प्रोप्राइटर. तो उसके पास क्या है, उसकी उस बिजनेस की ओनरशिप रहती है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल राइट ऑफ द ओनर इन द असेट ऑफ द बिजनेस. ओनर इक्विटी मीन्स ओनरशिप है उसके पास, तो वो क्या है, उसके पास राइट है, सारे फाइनेंशियल राइट्स होते हैं उसके पास, उस पर्सन के पास, उस प्रोप्राइटर के पास. द राइट ऑफ द ओनर इज कॉल्ड ओनर इक्विटी. फॉर एग्जांपल जो भी उसके पास फाइनेंशियल राइट्स होते हैं उस पर्सन के पास, प्रोप्राइटर के पास, उसको हम बोलते हैं ओनर इक्विटी. फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है और आपने उस बिजनेस में क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड किया हुआ है. ओके तो अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कैपिटल में, तो आपका खुद का बिजनेस है, तो फाइनेंशियल राइट्स किसके पास होंगे, आपके नेबर के पास होंगे क्या, नहीं, आपके ही पास होंगे फाइनेंशियल राइट्स. आपको ही फाइनेंशियल राइट्स होंगे वहाँ पे. तो आप क्या हुए, उस बिजनेस के ओनर हो गए, प्रोप्राइटर हो गए. ओके तो जो भी राइट्स रहते हैं उस ओनर के, उसको हम बोलते हैं ओनर इक्विटी. तो ओनर इक्विटी किसके पास रहती है, आपका बिजनेस है तो आपके पास ओनर इक्विटी रहेगी. Then next point is the expenses. To achieve the objective of business, certain payments are created. These payments are expenses of business. For example, salary expense, rent expense, wages expense, electricity charges and telephone bills. अभी आपका बिजनेस है तो वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस भी हो गए, सिर्फ प्रॉफिट थोड़े ही होने वाला है आपको, वहाँ पे एक्सपेंसेस भी होंगे. तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस में क्या क्या जाता है, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड टेलीफोन बिल्स. ये सब क्या है, आपके एक्सपेंसेस हो गए आपके बिजनेस में. ठीक है, एक्सपेंसेस आपको क्लियर हो गया. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्राइंग्स. The owner withdraws the cash or commodities for his personal use from business is known as drawings. अगर कोई बिजनेसमैन, कोई प्रोप्राइटर है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस का ओनर है, वो क्या कर रहा है, कोई कमोडिटीज़ और कैश उसके बिजनेस में क्या कर, बिजनेस से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, वहाँ से ले रहा है खुद के नीड के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रिवेन्यूज. लास्ट इज द रिवेन्यूज. लास्ट पॉइंट ये, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम रिसीव और आउटस्टैंडिंग इज कॉल्ड रिवेन्यूज. दिस रिवेन्यूज मे बी अर्न फ्रॉम सेल्स ऑफ मर्चेंटाइज और बाय रेंडिंग सर्विसेज फॉर द कस्टमर. आप जो भी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो आपके गुड्स, आपके बिजनेस से, तो उससे आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी रेवेन्यूज आप क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, जितना भी इनकम आपको हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यूज. तो ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर है. ये मैंने आपको इसलिए अभी क्लियर किया क्योंकि आपको आगे जाके ये सब टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको बाकी के टॉपिक्स भी समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.